आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम उस खबर से करेंगे जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन ने अपने एक नए सरकारी आदेश में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों का नाम अपने हिसाब से बदल दिया है। और चीन अब यह कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए वो एक एक करके अरुणाचल प्रदेश के सभी स्थानों के नाम बदल देगा। और हमें लगता है कि भारत के लिए इस समय इससे बड़ी कोई और दूसरी खबर हो नहीं सकती और यह बहुत ही चिंताजनक खबर है। इसलिए आज हम सबसे पहले इस खबर का विस्तार से आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे। और आप खुद भी सोचिए, अगर कोई आपका इलाका है, आपकी जमीन हो, या आपने अपने घर का नाम कुछ रखा है बड़े प्यार से, और आपका एक पड़ोसी आपके घर पर अपना दावा करता है और साथ ही आपने अपने घर का जो नाम रखा है, जो बहुत प्यार से रखा होगा, उसे आपका पड़ोसी आकर उस नाम को बदलकर आपके घर पर अपना नाम लगा दे, तो आपको कैसा लगेगा? यह बिल्कुल वैसा ही हुआ है। चीन ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब 116 दिन पहले यानी 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी और तब भारत की सेना ने चीन के सैनिकों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया था। और इसके बाद से चीन लगातार यही कह रहा था कि वो बातचीत से इस विवाद को सुलझाने के पक्ष में है और बातचीत चल भी रही थी। लेकिन अब उसने एक बार फिर से अरुणाचल प्रदेश पर भारत को उकसाने की एक नई कोशिश की है और यह सब कुछ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कहने पर हो रहा है। चीन ने जिन 11 स्थानों के नाम बदले हैं, उसकी सूची चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है और इस सूची को चीन की स्टेट काउंसिल ने मंजूर किया है और इस स्टेट काउंसिल के प्रमुख खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, यानी ये सब कुछ शी जिनपिंग ही वहां पर करवा रहे हैं। चीन का कहना है कि उसने अरुणाचल प्रदेश में जिन 11 स्थानों के नाम बदले हैं, उनमें 5 माउंटेन पीक्स हैं, यानी पहाड़ों की चोटियां हैं, 2 नदियां हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं, 2 रिहायशी इलाके हैं जिनके नाम बदले हैं और 2 इलाके ऐसे हैं जो भूमि क्षेत्र में आते हैं जहां पर आबादी नहीं है। आप इस नक्शे में इन सभी 11 स्थानों को देख सकते हैं जिनके चीन ने अब अपने हिसाब से अपनी भाषा में नाम बदल दिए हैं। और चीन ने पहली बार ऐसा नहीं किया है, उसने वर्ष 2017 में भी अरुणाचल प्रदेश के 6 स्थानों के नाम बदल दिए थे और वर्ष 2021 में भी उसने 15 स्थानों के नामों को बदल दिया था। और चीन का कहना है कि वो धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश के सभी जिलों और सभी स्थानों के नाम बदल देगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि वो चीन का हिस्सा है। इसलिए चीन को पूरी आजादी है कि वो अपने इलाके के नाम जैसे चाहे वैसे रखे। हालांकि यहां आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने से चीन को आखिर क्या हासिल होगा। तो इस सवाल का जवाब यह है कि जब कोई देश किसी क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है तो उसे वो अपना साबित करने के लिए सबसे पहले उन स्थानों के नाम बदल देता है, यानी वो दुनिया को यह बताता है कि ये उक्त क्षेत्र उसका है और इस पर उसी का अधिकार है, लेकिन इस पर दूसरे देश ने कब्जा किया हुआ है। और चीन इस समय अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत के साथ भी बिल्कुल यही कर रहा है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने आज इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और भारत सरकार ने कहा है कि चीन इस तरह के प्रयास पहले भी कर चुका है और किसी जगह के नाम बदलने से चीन वास्तविकता को नहीं बदल सकता। और सच्चाई यह है, वास्तविकता यह है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ जब कुछ महीने के बाद ही भारत में G20 समिट और SCO नेताओं की बैठक होने वाली है और इसके लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद भारत आने वाले हैं। अब आप यह देखिए कि इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है, हमारे अपने ही देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के लिए केंद्र की मोदी सरकार ही जिम्मेदार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के मुद्दे पर चुप हैं, इसलिए चीन लगातार अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है और कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी यही बात कह रहे हैं। लेकिन आज हम कांग्रेस पार्टी को एक कड़वा सच बताना चाहते हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अपना दावा करता है और कहता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है और उसने इसे एक अलग नाम दिया हुआ है
और यह नाम है ज़ैंगनान। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता और वो ये कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज चीन के पास है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी चीन का ही दावा है। और चीन ने इस दावे के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक फैसला। पंडित नेहरू ने जो गलती जम्मू कश्मीर पर की थी, वैसी ही गलती उन्होंने तिब्बत के क्षेत्र को लेकर भी की थी। यह बात है वर्ष 1949 की। 1949 में जब चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तब से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू चीन के साथ अपने रिश्तों को बहुत मजबूत करना चाहते थे। चीन चाहे चाहता था या नहीं चाहता था, लेकिन पंडित नेहरू जरूर ये चाहते थे कि चीन से उनके संबंध बहुत मधुर हो जाए। भारत दुनिया का पहला गैर कम्युनिस्ट देश था जिसने अप्रैल 1950 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दी और चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने राजनीतिक संबंध स्थापित किए। पंडित नेहरू ने यह कदम ऐसे समय में उठाया जब चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण के लिए हमले करने शुरू कर दिए थे और तिब्बत उस समय भारत के बहुत करीब था। लेकिन इसके बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत से ज्यादा चीन की कम्युनिस्ट सरकार के साथ अपने रिश्तों को महत्व दिया और तिब्बत को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वर्ष 1954 में जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा था, तब उसे कड़ा संदेश देने के लिए पंडित नेहरू ने एक और बड़ी भूल की। पंडित नेहरू को लगा कि अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ है तो भारत को ऐसे समय में चीन के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए और वो इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए एक ऐसा फैसला लेना चाहते थे जिसका चीन पर जबरदस्त प्रभाव हो और चीन भारत का दोस्त बन जाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि वो तिब्बत पर चीन के नियंत्रण यानी उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लेंगे और ऐसा करके उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की जिसका भारत में भी उस समय काफी विरोध हुआ था। भारत के विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी जनरल रहे गिरिजा शंकर वाजपेयी ने तब भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की थी और तब उन्होंने कहा था कि भारत तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है और अपनी ही परेशानियों को बढ़ा रहा है और बाद में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे देश में शायद बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी कि जिस समय चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, उस समय तिब्बत चीन से कहीं ज्यादा भारत का करीबी हुआ करता था। वर्ष 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं थी और इन इलाकों पर ना तो मुगलों का नियंत्रण रहा और ना ही अंग्रेजों का कभी नियंत्रण रहा और भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को तय नहीं कर पाए थे। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में बौद्ध मंदिर मिला तो इसके बाद सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ और वर्ष 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण हुआ। लेकिन वर्ष 1954 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया, तो चीन तब से लेकर आज तक यही कहता आ रहा है कि जब भारत ने पंडित नेहरू के समय पर ही तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया था, तो फिर वो दक्षिणी तिब्बत के अरुणाचल प्रदेश को अपना कैसे बता सकता है। लेकिन हमारे देश की कांग्रेस पार्टी के नेता इसके बारे में आज आपको कुछ नहीं बताएंगे। चीन हिंदुस्तान को हमेशा एक तरीके से वो कहते हैं ना कि उंगली देता रहेगा और उसका ये अभी जो नया नमूना है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसने कई हिंदुस्तान के जो गांव हैं उनको अपने नाम देके ये दर्शाया है कि वो चीन की टेरिटरी के अंदर हैं। ये चीन की कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि चीन हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर इश्यूज अपना जो है ठीक करना नहीं चाहता। इस समय इस साल हिंदुस्तान में दो बड़ी चीजें होने वाली हैं बहुत जल्दी ही। एक तो होगी संघाई कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग और दूसरी है G20 समिट, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग। तो ये दो इवेंट हैं जो कि हिंदुस्तान फोकस में है। दुनिया के दूसरे भी मीडिया पीपल जहां पर भी आ रहे हैं वो सब रिपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत की समस्या यह है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो पहले तो भारत को चीन से लड़ना है, चीन के दावों को नकारना है और फिर अपने ही देश की पॉलिटिकल पार्टियों से भी लड़ना है, क्योंकि हमारे देश की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं जैसे कांग्रेस, वो भी ऐसे में भारत की सरकार पर ही हमला करती हैं
और चीन भी भारत की सरकार पर ही हमला करता है। इसलिए हम असल में 2.5 फ्रंट पर लड़ रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं इसे 2.5 फ्रंट थ्योरी, यानी एक फ्रंट पर हम चीन से लड़ रहे हैं, दूसरे फ्रंट पर हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और आधा फ्रंट हमारे देश के अंदर की ताकतों का है जिनसे हमें लड़ना पड़ता है। इसलिए जब भी भारत की लड़ाई कभी पाकिस्तान से होती है किसी मुद्दे पर या चीन से होती है किसी भी मुद्दे पर, जैसे आज के मुद्दे पर ही है, तो भारत को पहले तो चीन से लड़ना है और उसके बाद अपने ही देश की ताकतों से भी लड़ना है जो भारत को अंदर बैठे बैठे ही कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उधर शी जिनपिंग जो है वो अब बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं, उन्हें तीसरा टर्म मिल गया है वहां पर राष्ट्रपति के तौर पर और कम्युनिस्ट पार्टी में भी वो अब इतने ताकतवर हैं कि उन्हें कोई चुनौती वहां उनके चीन के अंदर के सिस्टम में दे नहीं सकता। इसलिए अब शी जिनपिंग अपने इस तीसरे टर्म में अपनी मनमानी करेंगे, वो जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे क्योंकि अब वो सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। इसीलिए आपने देखा होगा वो रशिया भी होकर आए हैं, अभी उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, भारत के साथ भी अब वो अपना आक्रामक रवैया दिखा रहे हैं क्योंकि बड़ी बात भारत और चीन के बीच में यह है, बड़ा अंतर जो है मोदी में और शी जिनपिंग में अंतर क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश की सरकार को तो चुनाव लड़ना है, चुनाव के बाद हमारे यहां सरकार चुनकर आती है, इसलिए मोदी को चुनाव भी लड़ना है, मोदी को अपने देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था से भी लड़ना है, मोदी को हमारे देश के अंदर जो बैठा विपक्ष है उससे भी लड़ना है। लेकिन शी जिनपिंग को किसी से नहीं लड़ना, उन्हें किसी से कोई चुनौती नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पर ना तो विपक्ष है, ना वहां पर लोकतंत्र है, ना ही चीन में कोई मीडिया है। यानी शी जिनपिंग आज जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें चुनौती देने वाला, उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। ना तो जनता सवाल पूछेगी, ना मीडिया सवाल पूछेगा, लोकतंत्र वहां पर है नहीं और कोई वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था, ना कोई न्यायालय, ना कोर्ट, कुछ नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट भी है, न्यायिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है, संसद है, मीडिया है, देश की जनता है और हमारा विपक्ष है। इन सब को जवाब हमारे देश की जो भी सरकार होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उस सब को इन सब का जवाब देना पड़ता है। इसलिए जो काम शी जिनपिंग मिनटों में कर देते हैं, वो काम हमारे देश में करने में वर्षों लग जाते हैं।